तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2022 बैंड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है, जो पीएफआई है इसको किसने बैन किया, इसको गृह मंत्रालय ने बैन किया। और ये कब बैन किया, 2022 में। सो एंड इट एसोसिएट्स फॉर स्पेस ईयर्स। क्या है, आपसे देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये प्रश्न पूछा गया है कि जो होम मिनिस्ट्री ने पीएफआई को बैन किया है वो कितने सालों से बैन किया है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट पीएफआई और इसके सहयोगियों पर कितने के लिए साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, पीएफआई है और उनके जो भी एसोसिएट्स हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको बैन किया गया है, कितने वर्षों के लिए बैन किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स। ठीक है, पूरे 5 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। आपको पता है कि हमारे संविधान में प्रोसीजर है, प्रोविजंस हैं कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। संघ की सूची अलग है, राज्य की अलग है, और एक है कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, और जो राज्य वाले हैं उसमें स्टेट्स लॉ बनाते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें ऐसे मैटर्स हैं जो कि स्टेट और राज्य दोनों है उस पर कानून बना सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में नहीं है। ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द स्टेट और बैंकिंग। क्या लगता है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं होगा, जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो ये जो यूनियन वाली लिस्ट है इसमें जो है ये इंटॉक्सिकेटिंग जो लिकर्स होता है ये नहीं होता है, और ये कहाँ पे है, ये होता है आपका स्टेट के लिस्ट में। ठीक है, ये जो है आपके होते हैं स्टेट के लिस्ट में। क्लियर है, सो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट लिमिट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही सीमा को इंगित करता है। यह फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में पहले भी पूछा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातों को आप सीरियसली और बहुत क्लियरली सुनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे याद है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बोला था ये क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा ए 0 इज लेसर देन एमपीसी इज लेसर देन 1। ठीक है, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशन, मतलब तारामंडल, इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर। ठीक है, इन सारे जो तारामंडल के लिस्ट यहां दिए गए हैं इनमें से हंटर किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। तो कैसियोपिया, लियो मेजर, सप्तऋषि या ओरियन। ठीक है, इन चारों में से किसे हम हंटर के नाम से भी जानते हैं, ये तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन को आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ओरियन। ठीक है, ओरियन इज द राइट आंसर, ओरियन इज द राइट आंसर। ओके, तो कथक इज द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया। कथक जो है एक तरह का प्रमुख नृत्य है, और कहाँ का है, किसका है, आपको ये बताना है। कथक इज द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया, विच पार्ट ऑफ इंडिया। कथक जो है एक नृत्य है, भारत के किस भाग का आपको ये बताना है। कथक इज अ डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया। यस, बहुत पॉपुलर डांस है, और आपने क्लासिकल डांस जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने इसको पढ़ा होगा। क्लासिकल डांस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर डांस है नॉर्दर्न इंडिया का, और खास करके उत्तर प्रदेश में आप इस डांस को बहुत देखे होंगे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, द राइट आंसर विल बी नॉर्दर्न इंडिया। सो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही पॉपुलर डांस है, क्लासिकल डांस है। सो मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द सेलेस्टियल इकोस्मेट्रिस मोहिनी। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। यस, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का जानते हैं, ओडिसी एक पॉपुलर डांस है जो एक क्लासिकल डांस है।
और आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम जो है उसका संबंध किस रात से है। बहुत ही जबरदस्त डांस है, काफी पॉपुलर डांस है, और आई होप कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। यस, क्या है इसका राइट आंसर? यस, केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। सो मोहिनीअट्टम बिलोंग टू केरला इन इंडिया, टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द सेलेस्टियल enchantress मोहिनी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी जनित बल है? ओके, एक्सोजेनिक मतलब बाहर से जो फोर्स लगता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। लैंडस्लाइड, वोल्केनो या अर्थक्वेक, इनमें से कौन सा वो फोर्स है जो एक्सोजेनिक है, मतलब वो बाहर से वो फोर्स लगता है? आपको ये बताना है इन चारों में से कौन से जो फोर्स हैं वो एक एक्सोजेनिक मतलब बहिर्जनिक बल है। तो बहिर्जनिक बल जो है उसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विंड। लैंडस्लाइड क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द बिलो ऑफ द अर्थ, अर्थ के नीचे से जो फोर्स लगता है उसका लैंडस्लाइड होता है। वोल्केनो और अर्थक्वेक में भी वही है कि नीचे जो प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं, तब जाके ऊपर में कुछ मूवमेंट्स हैं हमें दिखता है। लेकिन विंड क्या है? वो विंड जो है वो फर्श के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक बहिर्जनिक बल हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशन? पैसिफिक ओशन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैरियाना ट्रेंच भी है जो डीपेस्ट ट्रेंच है, डीपेस्ट स्पॉट है। आपको बताना है कि पैसिफिक ओशन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान रहेगा, पूछ रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट जो है आपसे यहां पूछा जा रहा है। द पैसिफिक ओशन इज परफेक्टली ओवल इन शेप। ओके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। ओके, मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ओके, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि मैरियाना ट्रेंच जो है ये क्या है? इट इज अ डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन। चूंकि आपका ये स्टेटमेंट सही है और आपसे जो पूछा जा रहा है वो रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, ये भी सही है। तो इसमें रॉन्ग क्या है? ये जो है ओवल इन शेप, ये जो है रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? जबलपुर जो है वो किस रिवर के तट पे स्थित है? ओके, जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बताइए कहां पे स्थित है जबलपुर? जबलपुर जो है वो कहां पे स्थित है बताइए। किस नदी के तट पे स्थित है ये शहर जबलपुर? बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। जबलपुर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। खास करके जो कैपिटल्स हैं, अगर वो किसी नदी के तट पे हैं तो उसको बिल्कुल याद करके जाइएगा, क्योंकि वैसे प्रश्न वो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपने अगले प्रश्न में हमसे यहाँ क्या पूछा गया है। ठीक है, सो हु रिसीव्ड द व्यास सम्मान फॉर नोवेल पाटलिपुत्रा की सामग्री? ठीक है, पाटलिपुत्रा की सामग्री। ठीक है, ओके, तो पाटलिपुत्रा की सामग्री एक उपन्यास है जिसके लिए व्यास सम्मान किसे मिला है? ये एक बहुत पॉपुलर अवार्ड है। ठीक है, व्यास सम्मान, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिस साल भी जो भी विजेता हैं, विनर्स हैं, उनके नाम प्लीज आप याद रखिएगा। तो सुरेंद्र वर्मा, प्रोफेसर शरद पगारे, विश्वनाथ त्रिपाठी या डॉक्टर सुनीता जैन? सो हु अमंग द फॉलोइंग वन अ व्यास सम्मान अवार्ड फॉर पाटलिपुत्रा की सामग्री? सो राइट आंसर हियर इज प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं बातों को? ओके, सो which of the following won the FIBA Women's Basketball World Cup 2022? निम्न में से किसने महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता था? मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी पॉपुलर गेम्स हैं
या जो भी मेजर टूर्नामेंट्स हैं उसके जो विनर हैं उसके बारे में आप प्लीज़ प्लीज़ नोट्स बना के उसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और मैंने कितनी बार ये जो टीसीएस के लास्ट ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें देखा है कि कितने प्रश्न जो है आपके ऐसे सेक्टर से आए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सो यूएसए इज द विनर जिसने फीबा जो वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप था 2022 का उसको जीता था। ठीक है, क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज, देखिए शॉर्टकट वाले से एक प्रश्न जो हर एक टेस्ट में हम देख रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी शॉर्टकट की है ट्राई टू रिमेंबर देम, उनको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे प्रश्न जो है लगातार आपके बन रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट इन एमएस वर्ड। मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट इन द एमएस वर्ड 365। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, और शिफ्ट प्लस पेज अप। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मूव द कर्सर वन वर्ड टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर स्पीसीज एज पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईओसीएन। आईओसीएन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? ठीक है, लैंड टेल्ड मकाओ मतलब शेर पूंछ वाला बंदर, एशियाई बफेलो, गैंगेटिक डॉल्फिन या ब्लू सिप। इन चारों में से कौन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब आईओसीएन एक इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है आईओसीएन। तो इसके अनुसार इनमें से कौन जो है वो क्या है, वो एक दुर्लभ है। ठीक है, ये एक रेयर है मतलब दुर्लभ स्पीसीज है, मतलब जल्दी नहीं मिलती है। आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एशियाटिक बफेलो। ठीक है, एशियाटिक बफेलो। और ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी रेयर स्पीसीज हैं, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या जो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट मतलब जो अब नहीं देखे जाते हैं, तो ऐसे जो पेड़ हैं या फ्लोरा एंड फौना है उससे जो प्रश्न है आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है खास करके जो भारत के संदर्भ में है, तो वैसे प्रश्न के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, वैसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पांड्याज। पांड्याज का जो कैपिटल है वो कहाँ था? मैंने आप क्या बताया था, अभी हमने एक लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके हिस्ट्री में खास करके मिडिवल और जो लेटर एंशिएंट टाइम में जो भी राजा थे, जो भी साम्राज्य था, उनका जो कैपिटल था, आपको क्या चीज़ याद करना है? जैसे कि पांड्याज हैं तो पांड्याज का आपको क्या चीज़ याद करना है? एक आपको इसको याद करना है कैपिटल। पहला याद कीजिए सबका कैपिटल, ये बहुत ईजी से कुछ क्वेश्चंस तो इससे आपको निकल ही जाएंगे। पहले आपको याद करना है कैपिटल, दूसरा आपको याद करना है फाउंडर। ऐसे जितने भी साम्राज्य थे उस सबके आपके कैपिटल और फाउंडर याद करना है, और उसके बाद आपको याद करना है लास्ट रूलर। लास्ट रूलर, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है वो डेफिनेटली निकल के आपको मिलेंगे। सो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन थे, कहां था इसका कैपिटल पांड्यास का? यस, तो पांड्यास का जो कैपिटल था वो था मदुरई। ठीक है, मदुरई इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? ये प्रश्न जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? असेक्सुअल नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग या पॉलिनेशन।
यस, बताइए। इन्वायरमेंट वाले कुछ जो प्रश्न हैं आपसे डेफिनेटली आजकल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और मैं हमेशा बार बार आपको कर रहा हूँ कि फंडामेंटल्स जो है वो आपको क्लियर रखना है। फंडामेंटल्स अगर आप इन्वायरमेंट का क्लियर रखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे रहेंगे, और आपके एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन हैं वो डेफिनेटली निकल के आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में या बायोलॉजी में भी इस चीज़ों को हम पढ़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परागन, मतलब पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, एंड इट इज एन असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, ओके, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन ऑफ ए कैंडल फ्लेम? क्या कह रहा है कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कैंडल बर्न हो रहा है, उसका फ्लेम निकलता है, तो उसका फ्लेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसके फ्लेम का, उसका कलर क्या होता है। किसी भी फ्लेम को आप ध्यान से देखना है, कैंडल जलाना, आप देखोगे कि उसका जो फ्लेम निकल रहा होता है वो अलग अलग कलर में आपको दिखेगा। तो सबसे जो बाहर वाला कलर होता है उसका कलर क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, ब्लू, येलो, ब्लैक या ऑरेंज। आई होप आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूं। ये देखिए, ये जो कैंडल होता है, ठीक है, उसमें जब ये फ्लेम आपका जलेगा, ये मान लो फ्लेम जल रहा है, तो इसमें जो लेयर होते हैं आपको दिखेंगे, लाल दिखेगा, एक कोई पीला दिखेगा, और सबसे बाहर जो होता है आपका वो होता है ब्लू। ठीक है, वो आपको ज़्यादातर ब्लू ही दिखता है। ठीक है, जो अपर लेयर है वो आपको ब्लू कलर दिखेगा। ठीक है, अपर लेयर। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्या कहता है देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर मांग के नियम को देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ए गुड मस्ट बी। ठीक है, मतलब एक जो कंज्यूमर है वो जो वस्तु का डिमांड करता है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार, उसको हम लोग देखते हैं। सो पहला कहता है डायरेक्टली रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ द गुड, इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द गुड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द गुड, और इनवर्सली रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, सो डायरेक्टली रिलेटेड मतलब क्या होता है कि साथ साथ बढ़ता है। अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, पैसा ही बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। इनवर्सली मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ का अगर पैसा बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के अगर दृष्टि से देखें तो वो क्या बोलता है, तो पहला कह रहा है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड, मतलब सप्लाई ऑफ गुड जितना बढ़ेगा डिमांड जो है वो भी उतना बढ़ेगा। क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता है क्या? इज इट पॉसिबल कि जो डिमांड जितना बढ़ रहा है सप्लाई भी उतनी बढ़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, मतलब जो गुड्स हैं उसका सामान का जो दाम है, अगर जो गुड्स हैं इसका दाम अगर नीचे जा रहा है, मान लो कि ये गुड्स है, इसका दाम जो है वो नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत बढ़ती है, क्योंकि चीज़ें जब चीप रेट में मिलती है तो लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? आपने समझ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए। तो कभी भी गुड्स का जब डिमांड बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसका प्राइस जो है थोड़ा बहुत कम है, तभी जाके कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गुड्स का जो डिमांड होता है वो बढ़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स डिड नॉट क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स ऑफ द 15th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या आप जानते हैं? यस, द राइट आंसर इज मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस इज द राइट आंसर। ठीक है, मुंबई इंडियंस जो है वो इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड हरियाणा विन? हरियाणा ने कितने मेडल जीते? कहाँ पे? 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, 4th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वहाँ पे हरियाणा कितने मेडल जीते हैं आपको बताना है। तो बताइए 123, 101, 137 या 115? कितने मेडल्स हरियाणा जीता है आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो द राइट आंसर विल बी
137, 137 टोटल मेडल जो है हरियाणा जो है चौथे एडिशन में जो जीता था वो था आपका 137। ठीक है, क्लियर है, याद है आपको, 137 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल, पहला जो सूती कपड़ा मिल था, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, किस साल स्टार्ट किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1854, 1861, 1851 या 1867, किस साल स्टार्ट किया गया था अहमदाबाद में पहला सूती कपड़ा मिल। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। रेल चक्का का पहला फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट किया गया था, गन्ना का पहला फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो ऐसे प्रश्नों पे प्लीज अपना कमांड रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1861। ठीक है, 1861 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल आप सभी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं और यूआरएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सीपीयू पीएसयू से भी क्वेश्चन जो हैं आपके फुल फॉर्म वाले आते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा टफ है, आपके जैसे एग्जाम का इंटेंसिटी बढ़ता है वैसे वैसे थोड़े से टफ क्वेश्चन आपसे टीसीएस जो है पूछती है। तो बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज, यूनियन रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। यस, बहुत ही आसान प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ओके, सो हु इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यस, आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसकी इंप्लीमेंटेशन किसके हाथों में है, कौन इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, ये आपको बताना है। आईएमए, एनएचए, एम्स या नीति आयोग। यस, आईएमए, एनएचए, एम्स या नीति आयोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सही उत्तर इसका जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है एनएचए, मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एनएचए, ये जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है आयुष्मान भारत की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्किलिंग ऑफ गर्ल्स in non-traditional livelihood NTL has been included in which of the flagship scheme। क्या कह रहा है कि गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। किस प्रमुख योजना में ये शामिल किया गया आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला कोष, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यस, स्किलिंग ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के कौशल के बारे में ये जो स्कीम है इसको किस फ्लैगशिप स्कीम में, मतलब किसी बड़े स्कीम में इसको जोड़ा गया है, वो कौन सा स्कीम है जहां पे इसको ऐड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉलिटी। ओके, देखते हैं क्या रहेगा कि प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, क्या है ग्राउंड डिफेक्शन, आर मेंशन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर, मतलब अगर आप किसी पार्टी के इलेक्शन टिकट पे इलेक्शन लड़ते हो और फिर आप उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हो तो उस आधार पे आपकी अयोग्यता का प्रावधान है और ये जो है किस शेड्यूल में मेंशन है आपसे पूछा जा रहा है। सो 9, 10th, 11th, 12th 4 शेड्यूल दिए गए हैं, जल्दी से बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। अगर आपके पास थ्योरी का वीडियो कोर्स है उसमें भी और 6500 के जो वीडियो कोर्स है उसमें भी मैंने डिटेल में ये सब सारे कोर्सेज कराए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, डिफेक्शन से रिलेटेड ये शेड्यूल है। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस।
So who has been elected as a new prime minister of Pakistan in April 2022? ठीक है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के एक नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनका नाम क्या है? नवाज शरीफ, अब्बास शरीफ, इमरान खान या शहबाज शरीफ। खैर, पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसकी स्थिति है वो बहुत ख़राब है और ख़राब ही रहेगी। उसका कारण है कि वहाँ पे जो इंटरवेंशन है सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, वो दूसरे लोगों का है, वो बहुत ख़राब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस कंट्री है पाकिस्तान, और उसके अलावा करप्शन बहुत ज़्यादा है। सो प्रैक्टिकली वो लोग नहीं सोच पाते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, कैसे हमारा देश डेवलप होगा। क्योंकि देखिए, किसी देश में जो सिटीजन होता है वो 95 to 98% सिटीजन वो अच्छे होते हैं। वो भारत हो, जिम्बाब्वे हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो। क्योंकि जो मिडिल क्लास होती है उसको क्या है, उसको पीस चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको अच्छे से रहना है। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लीडर्स उनको प्रॉब्लम होता है। हमारे लीडर्स के कारण हमें बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। सो अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ को जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, सो आज के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर में। टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड और बहुत अच्छे से आप रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।